नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। पावर ऑफ पर्सनैलिटी यानी बिहार की प्रसिद्ध हस्तियों पे ये एक नया वीडियो मौलाना मजहरुल हक पे है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे बहुत बेहतरीन वीडियो, और उसके अलावा जयप्रकाश नारायण पे भी है, और ये मौलाना मजहरुल हक पे है। और इसी तरह से आगे हम जो बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाते हैं पर्सनालिटीज़ से, तो हमने यही तय किया है कि सारे पर्सनालिटीज़ पे अलग से सेपरेट वीडियोस बनाया जाएगा, ताकि उनके जीवन के बारे में, उनके द्वारा किए गए राजनीतिक कार्यों के बारे में, नेशनल मूवमेंट में उनका क्या रोल रहा, बिहार में जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसमें उनका क्या रोल रहा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बिहार है उसमें उनका क्या रोल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्या किताबें लिखी हैं, क्या न्यूज़पेपर लिखा है, और किन मीटिंग्स में शामिल रहे। इस तरह के इन्फॉर्मेशन जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसको हम यहाँ पे डील करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो दो काम करें, या तो वीडियो को पूरा देखें अथवा अपना समय बर्बाद न करें। और अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें, और कमेंट में बताएं कि क्यों नहीं पसंद आया, है ना। क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें ग्रो करने में, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराएगा, हमें बताएगा कि किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर वीडियो आज का शुरू करते हैं। ठीक है, ये है मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक को अगर आप देखें, इनकी इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखिए, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। इसका डिफरेंस हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो मौलाना मजहरुल हक का जन्म, अच्छा आज जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा खुश होंगे, क्योंकि मटेरियल जो पीडीएफ है वो हिंदी में तैयार है। तो मौलाना मजहरुल हक का जन्म जो है वो बिहार के पटना ज़िले में हुआ था। पटना में ही इनका जन्म हुआ है, और एक बहुत ही समृद्ध जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इनका पटना कॉलेज से ही होता है, वहीं से मैट्रिक करते हैं। फिर लखनऊ में कैनिंग कॉलेज जो है वहाँ पे ये पढ़ने जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देखिए, ये कहानी के फॉर्म में इसलिए बता रहे हैं कि चीज़ें अच्छे से याद रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब सवाल पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट किया हुआ है। तो पटना कॉलेज से मैट्रिक करने के बाद ये कैनिंग कॉलेज लखनऊ जाते हैं। वहाँ टीचर से इनकी कुछ कहा सुनी हो जाती है, कुछ जमता नहीं है। शिक्षक से कुछ वैचारिक मतभेद होता है, उनके काम करने के तरीके, पढ़ाने के तरीके से इनका मतभेद होता है, तो ये कॉलेज छोड़ देते हैं। और चूंकि समृद्ध परिवार से होते हैं तो ये इंग्लैंड जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और उसी टाइम पे इंग्लैंड में महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो भी वहाँ पे बैरिस्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। तो ये दोनों वहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी घनिष्ठ मित्रता भी हो जाती है दोनों में। ठीक है, इसके बाद पढ़ाई करके ये वापस आते हैं और पटना में अपना वकालत प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। 1897 में बिहार में जो फैमाइन आया 1897 में, ठीक है, तो उसमें उस समय से ये एक्टिव हो गए सोशल वर्क्स में, पॉलिटिकल वर्क्स में। तो 1897 के दुर्भिक्ष में, 1897 के बिहार में जो फैमाइन आया, जो सूखा पड़ा है और जो भूखमरी थी, तो उसमें राहत कार्य में बहुत काम किया इन्होंने। ठीक है, फिर कांग्रेस से जुड़ते हैं, और जैसे जैसे राजनीतिक गतिविधि बढ़ती है तो कांग्रेस से इनका जुड़ाव बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे ये तन मन धन यानी शरीर से भी, दिमाग से भी और पैसों से भी, ठीक है, ये कांग्रेस को हेल्प करते हैं। क्योंकि धनाढ़ परिवार से थे, खुद भी वकील थे, वकालत किया था, और राष्ट्र प्रेम और जो राष्ट्र निर्माण की भावना है वो काफ़ी गहराई तक इनमें बसी हुई थी। तो इसलिए ये कांग्रेस से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे। बंगाल से अलग बिहार का जो डिमांड चल रहा था, है ना, देखिए बंगाल और बिहार पहले एक था। ठीक है, बंगाल सूबे के अंदर में आता था बिहार। अब होता क्या है कि जो डोमिनेंट होगा, जैसे बंगाली इंटेलिजेंसिया जो है वो काफ़ी आगे थे, काफ़ी समृद्ध भी थे, पढ़ाई लिखाई में भी आगे थे, वहाँ का जो मिडिल क्लास था वो भी आगे था। तो जो भी जॉब और जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ था, इवन की पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, तो आप देखेंगे कि बंगाल के लोग उसमें ज़्यादा अग्रसर रूप से भाग लेते थे और ज़्यादा सफल थे। जैसे आप देखेंगे कि देश के पहले आईसीएस भी बंगाल से निकले हैं, है ना। और उसके बाद आप जो भी बड़ा बड़ा जो सोशल रिफॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन बना है वो भी बंगाल में बना है, चाहे राजा राम मोहन रॉय हों, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, है ना। तो और वकालत करना है तो उसमें भी बंगालियों का बहुत रोल होता था। तो इसलिए आप देखेंगे कि आज के बिहार में काफ़ी बंगाली, जैसे मुजफ्फरपुर वाले एरिया में आपको बंगाली मिल जाएंगे, हजारीबाग में काफ़ी बंगाली मिलेंगे आपको, रांची में काफ़ी बंगाली मिलेंगे, जो कि बहुत जनरेशन से वहाँ पे बसे हुए हैं। इस बार बीपीएससी 68 में सवाल भी आया था, कुमुदलाल गांगुली,
है ना, जो कि अशोक कुमार जिनका नाम है दादा मुनि, बॉलीवुड के दादा मुनि उनको कहा जाता है। तो इनका जन्म भागलपुर में हुआ था, भागलपुर बंगाल से सटा हुआ है ना। तो ये भी बंगाली थे और इनका जन्म भागलपुर में हुआ था। तो बंगाल का ये रोल था। तो अब इससे क्या था कि जो बिहार में जो मिडिल क्लास राइज कर रहा था, जो पढ़ाई कर रहा था और चाह रहा था कि हमें भी आईसीएस में, हमें भी वकालत में और बाकी चीज़ों में, कॉन्ट्रैक्ट लेने में, बिजनेस करने में हमें भी जगह मिले, तो वो जगह नहीं मिल रही थी। तो इसलिए सेपरेट बिहार का डिमांड चल रहा था। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इस सेपरेट बिहार के डिमांड में बाकी लोग जैसे अग्रसर थे, तो उसी तरह से मौलाना मजहरूल हक भी अग्रसर थे कि सेपरेट बिहार होना चाहिए। अगर बिहार का विकास चाहिए तो अलग से बिहार एक चाहिए। तो बिहार कांग्रेस कमेटी की जो 1906 में बैठक होती है, उसके उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। आपको करना क्या है, कमेंट में बताना है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। बिहार कांग्रेस कमेटी की जो 1906 में बैठक हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष तो मौलाना मजहरूल हक थे। ठीक है। इसके बाद देखिए, देश में जब होम रूल आंदोलन होता है, तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था, राजेंद्र प्रसाद वाले वीडियो में, कि राजेंद्र प्रसाद इसमें भाग नहीं लेते हैं। उसका कारण भी वहां पर डिस्कस किया। होम रूल लीग, एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, एनी बेसेंट वाला, उसको मौलाना मजहरूल हक ज्वाइन करते हैं और बिहार में उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बिहार में उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं। और ये मौलाना मजहरूल हक का ही उनके ही प्रयासों का देन है कि एनी बेसेंट जो है, एक बार नहीं, दो दो बार बिहार आती हैं होम रूल लीग आंदोलन को बल देने के लिए। ठीक है। और इसके बाद जब होम रूल लीग में ये काम करते हैं, तो बिहार कांग्रेस कमेटी का इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका, और उसके लिए इनको 3 महीने की सजा भी होती है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह में काम करने के लिए किस बिहार के नेता को जेल जाना पड़ा था, तो गांधी जी भी नहीं गए थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं गए थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी नहीं गए थे, राजकुमार शुक्ला भी नहीं गए थे। याद रखिएगा, मौलाना मजहरूल हक। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मौलाना मजहरूल हक ने भी भाग लिया था, एवं इसके लिए उन्हें 3 महीने की कारावास की सजा भी हुई थी। मौलाना मजहरूल हक ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों में काम किया था। अली ब्रदर्स का जो खिलाफत आंदोलन था, जो टर्की का डिसमेंबरमेंट होता है, जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है, और उसका अंग्रेज जो है वो टर्की का जो पूरा एम्पायर है, जो ऑटोमन एम्पायर है, उसको तोड़ देते हैं। तो उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें भी मौलाना मजहरूल हक ने पार्टिसिपेट किया था। और गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। और खैर, खिलाफत आंदोलन तो असहयोग आंदोलन में मर्ज भी हो जाता है। ठीक है। और उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट है कि वकालत से तो इस्तीफा दिया ही, वकालत से तो असहयोग आंदोलन के समय बहुत लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, मतलब कि वकालत छोड़ दिया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसके मेंबर थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। जैसे आप जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसमें बाकी लोगों ने इनिशिएटिव लिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपना नाइटहुड का अवार्ड वापस कर दिया था। तो उसी तरह से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सब घुसना चाहते थे। ठीक है। सब चाहते थे कि उनको एक सीट मिले, वो भी पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो, पॉलिटिकल पावर उनको मिले। ठीक है। लेकिन मौलाना मजहरूल हक ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है। सदाकत आश्रम की भी कहानी आपको बता दिया, 16 बीघा जमीन दान पे दिया था। हालांकि ये जो 16 बीघा जमीन है, ये सदाकत आश्रम जो आज का कांग्रेस का हेड ऑफिस है, और वहीं पे विद्यापीठ कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसके एक फाउंडर मजहरूल हक भी हैं। और इसके फाउंडर्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है, जो पिछले वीडियो में भी हमने बात किया था। इसका उद्घाटन गांधी जी ने खुद किया था। ठीक है। लेकिन ये जो 16 बीघा जमीन था, ये जमीन जो दिया गया था, वो मजहरूल हक के दोस्त खैरू मियाँ, ठीक है, जो मजहरूल हक के दोस्त थे, उन्होंने मजहरूल हक को दिया था। और मजहरूल हक ने फिर इस जमीन को सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ के लिए इस्तेमाल किया था। तो इस नाम को याद रखिएगा, खैरू मियाँ। बहुत खोजने की कोशिश की इनकी तस्वीर, लेकिन इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं था। ठीक है। 16 बीघा जमीन दान में दिया था। बिहार विद्यापीठ कॉलेज हो गया। ठीक है। चलिए, इसके अलावा द मदरलैंड, ठीक है, द मदरलैंड जो साप्ताहिक था, इंग्लिश में था। ठीक है। वो शुरुआत करते हैं। द मदरलैंड में ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं और नेशनल मूवमेंट को बल देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत काम किया इन्होंने, महिलाओं के अधिकार के लिए बहुत काम किया इन्होंने, कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी बहुत काम किया। तो देखिए, बीपीएससी में अब जब ऐसे लिखना है ना, तो बीपीएससी के ऐसे में इन सब कहानियों का इस्तेमाल करना है। जब एग्जाम्पल देना है, कुछ एनेक्डोट देना है, तो वहाँ पे ऐसे ही कैरेक्टर्स और उनके स्ट्रॉन्ग विल पावर को
वहाँ पे अगर दिखाना होगा तो इन एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं कि मौलाना मजहरूल हक ने कैसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया, कैसे महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की, लड़ाई जारी रखा। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन नेशनल मूवमेंट में भी महिलाओं को शामिल करने पे वो बहुत जोर देते थे। और देखिए आज ड्रेस को लेके इतना डिस्प्यूट होता है, इतना बवाल होता है कि जीन्स क्यों पहनती है या कपड़े इस तरह के क्यों पहने जाते हैं। ये उस समय कहते थे कि महिलाओं को अपना पोशाक चूज़ करने का, अपना ड्रेस चूज़ करने का, अपने पोशाक के चयन का पूरा अधिकार है, वो अपने हिसाब से कपड़े पहन सकती हैं। और महिलाओं से सामाजिक कार्यों को करने के लिए वो अपील करते थे कि आप भी सोशल वर्क कीजिए, समाज में अपना स्थान बनाइए, समाज की जो समस्याएं हैं उससे जुड़िए, है ना। तो इसीलिए इन्हें देशभूषण फकीर के खिताब से भी नवाजा गया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि देशभूषण फकीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मौलाना मजहरूल हक। गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है। इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हम हिंदू हों या मुसलमान, हम एक ही नाव पर सवार हैं, हम उठेंगे तो साथ और डूबेंगे भी तो साथ। मौलाना मजहरूल हक, ठीक है। और इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया था इन्होंने, अंजुमन इस्लामिया, ठीक है, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया जा सके। चलिए, ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने नोट्स यहाँ पे और तैयार किया है। गांधी जी के दो दोस्त थे ही, सेपरेट बिहार के डिमांड के लिए ये द मदरलैंड वीकली निकाला था इन्होंने, और मॉडर्न बिहार, ठीक है, मॉडर्न बिहार न्यूज़पेपर था जो कि बहुत दिन चला नहीं, और इसी के जगह रिप्लेस करके इन्होंने फिर मदरलैंड निकाला था। तो ये दोनों याद रखना है, द मदरलैंड और मॉडर्न बिहार। मॉडर्न बिहार का डिमांड सभी लोग कर रहे थे, लेकिन अखबार जो निकाला गया वो मॉडर्न बिहार है, मजहरूल हक द्वारा। और इसके अलावा एक अखबार और था, बिहार हेराल्ड, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रोमिनेंट अखबार था। आपको बताना है कि इसके एडिटर कौन थे, आप कमेंट में इसको बताएंगे। सॉरी। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था उसको बहुत अपोज करते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट कहना था इनका कि इससे हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई और बढ़ेगी और देश यूनाइट नहीं हो पाएगा। तो मुस्लिम लीग में बहुत सारे नेता थे जो प्रोग्रेसिव थे। मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ मजहरूल हक का भी बहुत गहरा संबंध था, जैसे मौलाना आज़ाद के साथ इनका बहुत गहरा संबंध था। तो इनका कहना था कि मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये हो नहीं पाया, और इसका नतीजा हमने देखा है पार्टीशन के रूप में, देश के विभाजन के रूप में, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया था कि दोनों को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो कॉन्सिलिएशन हुआ था 1916 के लखनऊ सेशन में, ठीक है, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था मजहरूल हक का, ठीक। तो कांग्रेस लीग जो पैचअप होता है उसमें मजहरूल हक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। होम रूल लीग जो बिहार वाला था, बिहार उड़ीसा रीजन वाला, उसके प्रेसिडेंट थे। इनको जेल भी किया गया मदरलैंड में सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए। इसके अलावा जो हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय इनको जेल भेजा गया था, सॉरी, चंपारण मूवमेंट के समय इनको जेल भेजा गया था यहाँ पे, ठीक है। 3 महीने के कारावास की सज़ा मिली थी। एक बार क्या होता है कि विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने, वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल जो है वो गांधी जी पे बहुत ही सार्कास्टिक रिमार्क देते हैं, गांधी जी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं हाफ नेकेड सिडिशियस फकीर। यहाँ पे सिडिशियस वर्ड छूट गया है, हाफ नेकेड सिडिशियस फकीर, है ना। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि बूढ़ा नंगा फकीर जो कि बातों को नहीं मानता है, सरकार की बातों का अवहेलना करता है, हाफ नेकेड फकीर। अब मौलाना मजहरूल हक को ये बात गवारा नहीं हुआ कि भाई तुम मेरे दोस्त को और देश के इतने बड़े सम्मानित नेता को इस तरह से कैसे बोल सकते हो। तो चर्चिल ने इसलिए बोला था क्योंकि गांधी जी खादी पहनते थे, एक ही धोती पहनते थे। मजहरूल हक, ये जो तस्वीर मैंने आपको कही कि ये तस्वीर देखिए और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, एकदम वेस्टर्न ड्रेस, वेल ड्रेस्ड, टाई भी है, शर्ट का कॉलर देख लीजिए, जैकेट देख लीजिए, हेयर कट देख लीजिए, पूरा अपीयरेंस आपको देख के लगेगा कि कोई ब्रिटिश पर्सन है। और यही पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इस रूप में, खादी में आ जाते हैं, खादी का टोपी, खादी का कुर्ता, सब कुछ खादी खादी, है ना। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि इनके दोस्त गांधी जी को जब चर्चिल बोलता है हाफ नेकेड फकीर, तो ये बोलते हैं कि तुम रखो अपना वेस्टर्न ड्रेस अपने पास, रखो अपना वेस्टर्न कल्चर अपने पास, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम गांधी को इस तरह से क्रिटिसाइज कर सकते हो। और इसलिए हम मौलाना मजहरूल हक वेस्टर्न ड्रेसेस को त्यागते हैं, वेस्टर्न आइडियल्स को त्यागते हैं, बुरे आइडियल्स को त्यागते हैं, और हम खादी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रह चुके उस समय, आप समझिए, और उसके बाद इन्होंने ये स्टेप लिया था। रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। जब ये अपना सीट हार जाते हैं, क्यों इसलिए हार जाते हैं क्योंकि जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग थे उनका कहना था कि यार आप अच्छे लीडर नहीं हैं, आप हमारी कौम के नेता नहीं हैं, या आप हमारे कम्युनिटी के नेता नहीं हैं, आप हिंदुओं के पक्ष में बात करते हैं, आप मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज करने की बात करते हैं, आप प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, सामाजिक कार्य करने का अधिकार, राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, नेशनल मूवमेंट में आने के लिए आप उनको बोलते हैं। तो इन चीज़ों से मुस्लिम समाज के जो ऑर्थोडॉक्स तबके थे, जो पिछड़ी सोच वाले लोग थे, जो हर समाज में होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, तो वो इसका विरोध कर रहे थे और अंदर ही अंदर इतना विरोध हुआ कि अपना चुनाव हार जाते हैं। और इससे मौलाना मजहरूल हक इतने आहत होते हैं, बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हमने राजनीति शुरू की थी, ऐसे लोगों के लिए नेशनल मूवमेंट कर रहे हैं, अगर लोगों को हमारे विचार पे और हमारे कार्य पे इतना भी भरोसा नहीं है तो फिर ऐसी राजनीति में पार्टिसिपेट करके क्या फ़ायदा, फिर पहले सोशल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। मौलाना आज़ाद ने बहुत कोशिश की कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, आ जाइए वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स को आपकी ज़रूरत है, देश की राजनीति को, देश के नेशनल मूवमेंट को आपकी ज़रूरत है, अंग्रेज़ों से लड़ने में आपकी ज़रूरत है और हर काम करने में ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं माने और पॉलिटिक्स से, एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं। कौन? मौलाना मजहरूल हक। तो मौलाना मजहरूल हक पे ये था आज का पीडीएफ। ठीक है, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट में, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि बीपीएससी बेसिक्स को बीपीएससी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट तक पहुँचाना है। जम के पढ़ना है, पूरे दम खम से पढ़ना है और बीपीएससी मेंस के समय हम लोग फिर